गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अतिथि विद्वान पढ़ाएं या अपने मानदेय के लिए संघर्ष करें। ऐसा ही मामला सागर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में है, जहां ट्रेडिशनल अतिथि विद्वानों को 1500 रुपये का मानदेय मिलता है, जबकि वहीं स्ववित्तीय और जनभागीदारी के जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें 825 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। इस विसंगति को लेकर उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। ये है गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अतिथि विद्वान। पिछले 2 साल से ये अपने मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनका पहला काम पढ़ाना है, दूसरा नियमों की एक कंडिका चतुराई से बनाई गई, जिसके तहत इन्हें हर तरह के गैर शैक्षणिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। तीसरा, इनका मानदेय कम कर इन्हें पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके बाद इनका ज़्यादा फोकस अपने मानदेय के हक को पाने के लिए संघर्ष में गुजर जाता है। जहां इनके हाल बेहाल हैं, वहां ये बच्चों के भविष्य को कितना गढ़ पाते होंगे, ये आप खूब समझ सकते हैं। सुनिए क्या है इनकी समस्याएं। हम लोग महाविद्यालय में जनभागीदारी और स्वावित्तीय मद से जो कोर्सेज संचालित होते हैं उनके अंतर्गत कार्यरत सभी अतिथि विद्वान हैं, और विगत 2 वर्ष से हम लोग अपने सैलरी को लेकर परेशान हैं। उसी संबंध में हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रिंसिपल मैडम को दिया है। तो क्या मतलब भेदभाव है यहाँ पे आपके इस जो सैलरी उसको? हमारे महाविद्यालय में 2 तरीके के कोर्सेज संचालित होते हैं। एक तो शासन द्वारा स्वीकृत जो कोर्स हैं वो संचालित होते हैं, दूसरे जो स्वावित्तीय मद से संचालित कोर्सेज हैं वो हैं। तो इन दोनों में जो गेस्ट फैकल्टी काम करती है वो दोनों की अलग अलग है। जो शासन द्वारा मद से संचालित कोर्सेस में जो गेस्ट फैकल्टी पदस्थ है उनको शासन द्वारा निर्धारित 1500 रुपये प्रति कार्य दिवस मानदेय देय होता है, जबकि हम लोगों को वो जो पुराना मानदेय है 825 रुपये प्रति कार्य दिवस वो दिया जा रहा है, जो कि लगभग दोगुने का अंतर है। तो ये एकदम भेदभाव है, क्योंकि जो भी नियम हम लोगों की ज्वाइनिंग से रिलेटेड और जो भी टीचिंग और जो अन्य कार्य होते हैं महाविद्यालय में वो दोनों के लिए एक से है नियम, पर जो मानदेय का नियम है वो दोनों के लिए भिन्न भिन्न है। कार्य हम सभी लोग एक सा कर रहे हैं, पर जो मानदेय है उसमें दुगने का अंतर है। तो इससे हम लोग बहुत आहत हैं, और इसी बात को लेके हम लोगों ने मैडम को ज्ञापन दिया है कि ये जो मानदेय विसंगति है इसको दूर किया जाए। मतलब जितना कार्य हम लोग कर रहे हैं उतना वो भी कर रहे हैं, पर उसी कार्य के लिए उनको दुगना वेतन दिया जा रहा है। क्या आपसे इसके अतिरिक्त भी कोई कार्य कराया जाता है जिसके लिए आपको वेतन मिलता है, लेकिन क्या उससे अलग भी कुछ कार्य कराया जाता है? हम लोगों को केवल शैक्षणिक कार्य का वेतन दिया जाता है, जबकि हम लोगों को अशैक्षणिक भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। विगत 4 माह से अभी हम लोग सभी एडमिशन का काम कर रहे हैं। इसके बाद परीक्षा संबंधित कार्य भी करते हैं, प्रायोगिक संबंधित और जो भी कार्यालयीन कार्य होते हैं उन सब में हम लोग कार्य करते हैं और सहयोग करते हैं। उसका पैसा मिलता है? उसका कोई मानदेय नहीं मिलता अलग से। तो क्या ये शोषण नहीं है? बिल्कुल शोषण है, इसी से आहत हैं, और विगत 2 वर्षों से हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। महाविद्यालय में 1996 से लेके 2018 तक जो शासन द्वारा निर्धारित मानदेय था वो हम लोगों को दिया जाता रहा है, पर 2018 के बाद ये विसंगति कर दी गई है, और तब से ये लगातार जारी। हम लोग अभी केवल शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, बाकी अशैक्षणिक कार्य जो है वो सब बंद कर दिए हैं और काली पट्टी बांध के अपना विरोध जता रहे हैं। जो आपका पढ़ाई का मूल काम है जी, वो इन सब चीज़ों से कितना व्यवधानित है? चूँकि हम लोग विरोध कर रहे हैं मानदेय को लेकर, हम लोग परेशान हैं, तो जो हमारा मूल कार्य है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि इतने वेतन में हम लोगों का परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार हम लोगों की मतलब जो शैक्षणिक कार्य हैं उनमें जो ड्यूटी लगाई जाती है तो वो हमारा जो शैक्षणिक कार्यों का टाइम टेबल है, जो क्लासेस का टाइम टेबल है, उनसे क्लैश भी होता है। और कई बार हमारे लिए जो अशैक्षणिक कार्य जो सौंपे जाते हैं तो वो कार्य ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, तो उन कार्यों को करने के बाद हम लोग अपनी कई बार जो है क्लासेस भी नहीं ले पाते हैं। जबकि हम लोगों को जो वेतन दिया जाता है वो मुख्य रूप से सिर्फ कक्षाओं को लेने के लिए दिया जाता है। जैसा कि सर ने बताया आपको 875 रुपये प्रति कार्य दिवस, 825 रुपये प्रति कार्य दिवस, जो कि एक्चुअल में 275 रुपये पर लेक्चर जो निर्धारित है उसके बेसिस पे 3 लेक्चर का जो 825 रुपये बनता है वो प्रति कार्य दिवस हम लोगों को पे किया जाता है। और हम लोग जब भी अपनी मांग महाविद्यालय प्रशासन के सामने रखते हैं तब हम लोगों को या तो डरा धमका कर या हम लोगों को जो है मिसगाइड करके हम लोगों को जो है नियमों के तहत जो अलग अलग जानकारियां देके जो है हम लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है कि नहीं वो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोगों को पिछली बार बताया गया कि भाई बजट कम है,
कि आप लोगों के जो अलग अलग सब्जेक्ट हम लोगों के चलते हैं, उन सब्जेक्ट से महाविद्यालय को उतनी आय नहीं हो रही कि हम आपको जो है इतना सैलरी दे पाएँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जनभागीदारी और जो स्वावित्तीय हेड होता है जिससे हम लोगों को सैलरी दी जाती है, उस अकाउंट में लगभग 13,000 लड़कियों की तरफ से फीस आती है, जिसका सबसे जो मुख्य रूप से जो खर्चा होना चाहिए वो होना चाहिए शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, ना कि कैंपस के विकास के लिए, है ना। तो ये कैंपस के विकास के नाम पे जो हम लोगों को जो सैलरी दी जानी चाहिए वो उस पैसे का दुरुपयोग करते हुए महाविद्यालय प्रशासन हम लोगों के साथ काफ़ी लंबे समय से जो है भेदभाव कर रही है। और इसी बात को लेके हम लोगों ने जो है फैसले जो हैं आपके हित के शासन स्तर से होंगे कि यहीं पे हो सकते हैं? ये एक्चुअली क्या है, जब भी हमारी नियुक्ति की जाती है और जो भी हमसे कार्य कराया जाता है महाविद्यालय, उसमें महाविद्यालय प्रशासन शासन के नियम हम लोगों के ऊपर लागू करता है कि आपकी जो नियुक्ति होगी वो शासन के नियमानुसार होगी। आपको जो कार्य करना होगा, आपको जो भी शैक्षणिक कार्य या अशैक्षणिक कार्य करना होगा वो शासन के नियमानुसार ही करना होगा। पर जब मानदेय की बात आती है तो ये अपने नियम कानून यहाँ पे लागू कर देते हैं, उसमें कहीं भी शासन के नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं हम लोगों के मानदेय देने में। उसमें ये कह दिया जाता है कि हम कलेक्टर से परमिशन लेना होगी या विधायक से परमिशन लेना होगी, जबकि जब हमारी नियुक्ति की गई थी तब उस टाइम इनने किसी से नहीं पूछा। उस टाइम ये बोल दिया गया कि आपकी जो नियुक्ति है प्योर शासन के नियमानुसार ही करेंगे। पर जब नियुक्ति हमारी शासन के नियमानुसार की गई है तो जो हमारा मानदेय है वो भी शासन के नियम के अनुसार ही देना चाहिए, इसमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। या कलेक्टर महोदय से पूछने नहीं गए कि हम इनका मानदेय कम कर रहे हैं तो क्या ये उचित है कि नहीं, पर जब हम वापस से अपना मूल मानदेय की मांग कर रहे हैं तब ये कलेक्टर महोदय को बीच में ला देते हैं कि हमें उनसे परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये दो तरीके के कार्य हो रहे हैं यहाँ पर। न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर इला तिवारी से बात की। उन्होंने जल्दी ही अतिथि विद्वानों के मानदेय को दिलाने की बात कही है। मतलब ये जो स्ववित्तीय अतिथि विद्वान हैं जिनकी संख्या करीब 30 है, ये पिछले 2 साल से अपनी जो मानदेय है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और चूँकि यहीं पे जो ट्रेडिशनल अतिथि विद्वान है उनको 1500 मिल रहा है और इनको 825, तो ये जो एक असमानता है और जो चूँकि जो जनभागीदारी से संभव भी है, बजट भी है आपके पास, फिर क्यों इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है? क्योंकि इससे अपने पढ़ाने के मूल काम से विरत भी होते, उसमें भी संघर्ष में इनका मन लगा रहता है, तो फिर ये काम मूल काम भी अच्छे से नहीं कर पाते, दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं जिनका उन्हें मानदेय नहीं मिलता। जी, एक्चुअली जब से मैंने चार्ज संभाला है, अभी मैंने अगस्त में चार्ज संभाला है, और तब से मैं इनकी समस्या से अवगत हूँ और उनके हित में इसके लिए मैं प्रयास भी कर रही हूँ। चूँकि यह जनभागीदारी समिति से तय होता है, जनभागीदारी समिति की बैठक में तय करना होता है। तो मैंने जब से चार्ज संभाला तो हमारे कॉलेज के जो अन्य काम हैं, अभी प्रवेश और ये सब महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं, तो उनके साथ साथ मैं इनके लिए भी प्रयासरत हूँ कि इनकी जो मांगे हैं उनको अपन सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको दिलवाने में मैं उनके साथ हूँ कहना चाहिए। और हम जल्दी ही जन भागीदारी की बैठक करेंगे और उसमें इनके प्रस्ताव रखेंगे और ये डिसाइड करना तो जन भागीदारी समिति की बैठक में ही मतलब वो तय हो पाएगा कि इनको गवर्नमेंट के अतिथि विद्वानों के समकक्ष मानदेय मिलेगा या नहीं। हालांकि ये वेल क्वालिफाइड हैं और हमारे महाविद्यालय के लिए कार्य भी पूरा करते हैं, तो मैं मतलब उनकी मांगों से असहमत नहीं हूँ, परंतु चूँकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और जनभागीदारी बैठक में ही तय होगा, तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए क्या कलेक्टर वगैरह से भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी? चूँकि जनभागीदारी विषय तो आपके जनभागीदारी अध्यक्ष हमारे कलेक्टर महोदय हैं, तो हमको उनसे ही मतलब समय लेकर हमको जनभागीदारी बैठक करनी होगी और जनप्रतिनिधियों के साथ भी हम इसका मतलब इस पर चर्चा कर चुके हैं और वो भी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार हैं। तो ये लोग आपसे भी उम्मीद रखे हुए हैं काफ़ी, क्योंकि पिछले जो प्रिंसिपल थे उनके बाद आपसे काफ़ी उम्मीदें बनी। जी हाँ, तो और मैं पूरी प्रयासरत हूँ इनके कार्य करने के लिए, मतलब इनके समर्थन में या इनके हित में काम करने के लिए।
बजट की तो कोई कमी नहीं है मैडम, की कमी है इसके लिए? बजट की तो अभी मैं निकलवा रही हूँ कि एक्चुअली इन्होंने जितना लिखा है, इन्होंने सिर्फ संख्या के आधार पर लिखा है कि इतना इतना रुपए की आय हुई, जबकि इनमें से बहुत सी छात्राएं मेधावी, बहुत सारी छात्राएं संबल जिनकी फ़ीस अब उनको रिटर्न नहीं हो पाई है। तो मैं एक्चुअल आंकड़े निकाल कर और फिर वो जनभागीदारी बैठक के समक्ष रखूँगी। जहाँ तक कि तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए, उसमें मतलब रोड़े नहीं आएंगे। फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं स्ववित्तीय जिनमें एडमिशन्स यदि कम हैं तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो कब तक उम्मीद करें मैडम आपसे कि इनके चेहरों पर खुशी आप लेकर आ पाएंगे? अब देखिए, हम लोग प्रयासरत तो पूरे हैं और इन लोगों को मैंने पूरा आश्वासन भी दिया है कि मैं अपने संपूर्ण शक्ति से इनके साथ लगी हुई हूँ, मतलब इस प्रयास में लगी हुई हूँ कि ये काम उनका हो जाए। ऐसा नहीं है कि सागर के विधायक शैलेंद्र जैन को अतिथि विद्वानों की परेशानी ना मालूम हो। उन्होंने बताया कि वे कई बार उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आ चुके हैं। उन्होंने भी जल्दी ही मानदेय के भेदभाव को मिटाने का आश्वासन दिया है। जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अतिथि विद्वान हैं, तो यहाँ पे दो किस्म के अतिथि विद्वानों में ही भेद है कि जिनको एक को 1500 और एक को 825 मिल रहा है। तो पिछले 2 साल से परेशान है और उनका ये आरोप है कि ये भेदभाव हो रहा है, जिसकी वजह से वो शैक्षणिक कार्य करने में भी से ज़्यादा उनका संघर्ष में समय बीत जाता है और दूसरा उन्हें बाकी भी शैक्षणिक कार्य भी करने पड़ते हैं, उसका भी कोई उन्हें मेहनताना नहीं मिलता। तो एक किस्म का ये शोषण भी है। तो चूँकि शिक्षक को परेशान नहीं होना चाहिए अपने मानदेय के लिए, तो इसके आपके चूँकि विषय संज्ञान में है तो क्या करेंगे सर आप? ये विषय जो है अभी हमारे संज्ञान में आ गया था और इस संबंध में मैंने जो एडी महोदय हैं उनको और अन्य लोगों को इस बात को तहकीकात और इन्फॉर्मेशन के लिए कहा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं वहाँ पे स्ववित्तीय जो पाठ्यक्रम हैं उनमें जो हमारे शिक्षकगण अतिथि विद्वान जो हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनको कितना मानदेय वहाँ पे मिल रहा है। हमने इसके पहले भी कोशिश की थी और उनके मानदेय में थोड़ा इजाफा हुआ था और आपके माध्यम से मैं अपने ऐसे अतिथि विद्वानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश के किसी महाविद्यालय में अधिक राशि देने का प्रावधान होगा तो उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। एक विषय ज़रूर इसमें महत्वपूर्ण है कि स्ववित्तीय जो पाठ्यक्रम है उसमें उस पाठ्यक्रम से जो हमें फीस के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है उतनी ही राशि से हमें उस स्ववित्तीय पाठ्यक्रम का पूरा पाठ्यक्रम संचालित करना पड़ता है, उसी से उनका मानदेय भी निकलता है। तो उसमें भर कठिनाई नहीं आए तो जो अधिकतम राशि हमें स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से राजस्व के रूप में प्राप्त होगी उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है हम अपने अतिथि विद्वानों के मानदेय पर खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।